एमसीसी, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, पेज नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 29 तक करा दिए थे क्या मैंने? ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। खींच के छोड़े थे क्या? टू 275 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following statement is untrue for tabulation? टेबल के कितने पार्ट बताए थे? टेबल के पार्ट 5। परेशान मत कर भाई। सबसे पहले मुझे बताओ, इन रोज और कॉलम के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो क्या कहलाता है? इस वाली रो के बारे में, इस वाली रो के बारे में, इन दोनों रो के बारे में, एज 20 to 30, 30 to 40, ये कहलाएगा क्या? बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, इस पूरी टेबल का ऊपर का पूरा बॉक्स के ऊपर का हेड, ये क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा बॉक्स हेड। ये पूरा। कैप्शन क्या कहलाता था? कैप्शन। तो कॉलम और सब कॉलम के ऊपर की वैल्यूज है, ये आर फॉर रूरल, यू फॉर अर्बन। अरे एक मिनट, जहां आर और यू लिख रहा है, जहां मेल और फीमेल लिख रहे हैं, इस कॉलम के ऊपर का, इस कॉलम के ऊपर का मेल, इस कॉलम के ऊपर का फीमेल, इन सब कॉलम के ऊपर के रो आर यू, ये पूरा क्या कहलाएगा? समझ जाओगे ना यार, बोलने से तो समझ जाओगे। समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझना चाहोगे तो गलती ही ढूंढोगे। ठीक है। और जहां पर डिजिट लिख रही है वो क्या कहलाता है? मेन बॉडी। और ये जो नीचे पर आर का मतलब, यू का मतलब समझाएंगे, ये क्या कहलाते हैं? कितने पार्ट हुए? एक तो पूरा, ये 5 पार्ट है टेबल के।
इस कॉलम के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, ये कॉलम ऊपर और ये ईयर 2000, ये पूरा का पूरा बॉक्स है। और ऊपर वाला ईयर 2000 हटा दो, केवल इस सब कॉलम के ऊपर की जो वैल्यूज है ये कहलाती है आपके कैप्शन। कॉलम और सब कॉलम के ऊपर की वैल्यू कैप्शन, और पूरी टेबल के ऊपर की वैल्यू जिसमें कॉलम सब आ गए वो बॉक्स हेड। हर बॉक्स का हेड वो भी उसी में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन? स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर टेबुलेशन। सेकंड है बी ऑप्शन, इट फैसिलिटीज कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स। क्या रोज और कॉलम के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्या? तो ये गलत स्टेटमेंट है, अनट्रू बोला है, यानी बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 31, हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटेड इन। बोलो भाई हिडन वैल्यू किससे निकलती है? टेबुलेशन से हिडन ट्रेंड मिल जाता है, डायग्राम से नहीं निकलता। हिडन ट्रेंड इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन। लेकिन इसमें बोला है नोटिस्ड इन, नोटिस इन का मतलब कैन बी नोटिस्ड इन। टेबल से हिडन वैल्यू मिल जाती थी क्या? जैसे मैंने बोला टोटल वैल्यूज मैन है 500, उसमें से 30% साइंस सब्जेक्ट वाले हैं या 30% रूरल वाले हैं, तो रिमेनिंग निकालने के लिए टेबल की हेल्प से वैल्यू मिल जाती थी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ध्यान रखना। 32 बताओ, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक दे रखा है, चेक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो 20। 33 बताओ। 32, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इज। सबसे बढ़िया मेथड क्या है प्रेजेंटेशन करने का? सबसे बढ़िया एक्यूरेट आंसर किससे आता है? एक्यूरेट आंसर और एट्रैक्टिव मेथड। एक्यूरेट आंसर आता है टेबुलर से और एट्रैक्टिव मेथड है डायग्रामेटिक। यहां पर एक्यूरेट वर्ड ले रखा है क्या? देखो ठीक है, तो एक्यूरेट मेथड कौन सा है? 33, द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम ऑफ द वैल्यू इज नोन एज। लॉगरिथम से रेशो चार्ट से निकल जाती है। रेशो ले लेते हैं अपन, 100 इज इक्वल टू 1, 1000 इज इक्वल टू 1, 10,000 इज इक्वल टू 1, और रेशो लेकर वैल्यूज निकाल लेते हैं। कहां पर पहुंचते हैं आप? आगे चलते हैं, मैं सोचता हूँ फिर जवाब दे दूंगा आपको आपके वाले क्वेश्चन का। 34, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर showing multiple charts, two or more related time series with the variable are expressed in the same unit, two or more related time series when the variable are expressed in different unit, multiple variation in the time series। ISI मॉड्यूल की बुक है क्या? है? निकालो लाइन बाय डायग्राम, उसमें मल्टीपल चार्ट वाली लाइन पढ़कर देखो, उसमें मिल जाएगा आपको इसका आंसर। पढ़ना तो पड़ेगी थ्योरी, तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़ नहीं सकते। मैं 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 कुछ काम करता हूं, चार पांच पेज की थ्योरी याद कर सकते हो क्या? क्या मेरी वाली कॉपी आज घर पे रह गई? कल भेज दूंगा, कल पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। नहीं नहीं, केवल इसी चैप्टर की। नहीं है इसके पास, वो सही नहीं है, वो शायद फर्स्ट चैप्टर की होगी।
बोलो भाई, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर सेम यूनिट। मल्टीपल लाइन चार्ट सेम यूनिट के लिए काम आता है और मल्टीपल एक्सिस चार्ट डिफरेंट यूनिट के लिए काम आता है। लाइन चार्ट नहीं समझते क्या आप? ये सपोज मैन का बन गया, ये वुमेन का बन गया, ये चिल्ड्रन का बन गया, बस मल्टीपल लाइन चार्ट हो गया। और कितने बनाऊं? एक ही यूनिट के लिए बनेगा ना, यूनिट तो सेम रखनी पड़ेगी ना। अगर यहाँ मैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन की नंबर शो कर रहा हूं तो यहाँ केजी थोड़ी ले सकता हूं। अब अगर केजी लूंगा तो फिर इन सबके वेट ही लूंगा। तो सेम यूनिट के लिए बनेगा मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल एक्सिस में उल्टा हो जाता है। मल्टीपल एक्सिस में आप एक एक्स एक्सिस को बेस मानकर बना लो, एक वाई एक्सिस को बेस मानकर बना लो, तो आप यूनिट चेंज कर सकते हो ना। तो उसमें एक्सिस चेंज हो जाती है, इसलिए यूनिट चेंज हो जाती है। 35 पाई डायग्राम इज यूज फॉर 35 pi diagram is used for comparing different components and their relation to the total. Representing qualitative data in a circle, representative quantitative data in a circle. Obviously comparison ही होता है पाई डायग्राम से। पाई डायग्राम तो पता है ना आपको। नॉर्मली अगर अपने एक्सपेंसेस का बनाएगा तो फूड पर एक्सपेंडिचर, फिर बनाएगा एंटरटेनमेंट पर, फिर बनाएगा मेडिकल पर, फिर बनाएगा सेविंग, और फिर बनाएगा ये सारा का सारा किसी भी तरह आप मान लो एजुकेशन पर। तो इसके बीच में कंपैरिजन हो जाएगा, आपको डायग्राम देख के ही पता लग जाएगा सबसे ज्यादा किस पर खर्च हो रहा है, एजुकेशन पर, सबसे कम किस पे खर्च हो रहा है। तो पाई डायग्राम इज यूज फॉर कंपैरिजन डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। 36 बताओ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए शेयर इज एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल या कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरी स्टेट्स में, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट में पॉइंटों में नहीं आता, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ रूम्स इन एनसीसी। शेयर्स फ्रैक्शन में होते हैं, वो एनएवी होती है, एनएवी। अमेरिका में लेते होंगे अपन, तो इंडिया में फ्रैक्शन की बात करते हैं। अभी तो नहीं है ना। ध्यान रखना, डिस्क्रीट में वैल्यू पॉइंटों में नहीं आती। और मैंने दो एक्सेप्शनल केस बताए थे, एक तो मार्क्स और एक इनकम। और कंटिन्यूअस में पॉइंटों में आती है, एक तो वेट, हाइट, एज। फिर तो भाई 1 जनवरी को जो पैदा हुआ और 31 दिसंबर को जो पैदा हुआ वो बराबर एज के ही हैं। साल 1 जनवरी 2023 को जो पैदा होगा, 31 दिसंबर 2023 को जो पैदा होगा, वो दोनों सेम एज के हैं। जब आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हो तो वहां क्या लिखा होता है, 1 अप्रैल 2022 से पहले का बर्थ होना चाहिए, तो वो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। फिर वो ये क्यों बोलते हैं पूरा ईयर में कभी भी हो? फिर वो मंथ क्यों डालते हैं कि 1 अप्रैल, डेट क्यों डालते हैं? फिर वो पूरी डालनी चाहिए ना कि 2022 में कभी भी वो। फिर वहां पर एज जो आती है, आप 36 ईयर तक इसका फॉर्म भर सकते हो। तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि मेरा फैब में बर्थ आता है, फैब तक में कितना मंथ का हो गया, कितने ईयर का हो गया? अगर फैब तक 36 का हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एलिजिबल नहीं हूं। तो एज ध्यान रखना, हाइट, वेट, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है।
अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 36, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इज द एग्जांपल ऑफ, पॉइंटों में नहीं हो सकता। 37, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में ध्यान है ना, क्या था, क्या, ये कौन सी है, और ये कौन सी है, तो में फर्क पता है, इसमें 0 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड, 10 इंक्लूड है, 20 इंक्लूड है, 30, तो एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड, एक्सक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड द लोअर क्लास लिमिट, सही है क्या, बी ऑप्शन सही है। 38, mutually exclusive classification is usually used for meant a continuous variable, a discrete variable, बोलो, an attribute और all these, continuous ही होती है ना, mutually exclusive, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, कौन सी सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। ये कंटिन्यूअस का रूल पता है ना क्यों, क्योंकि पॉइंटों में भी अगर किसी की वैल्यू है, सपोज किसी की एज दे रखी है 9.8, तो इंक्लूड हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं किसी की एज है 18.5, तो वो कहां जाएगा, वो कौन से ग्रुप में जाएगा, जा सकता ना, तो ध्यान रखना एक्सक्लूसिव जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है। 39 हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर, ठीक है। 40 बताओ, द एलसीबी इज, एलसीबी की फुल फॉर्म क्या थी, लोअर क्लास बाउंड्री, किस किस में होती है, एलसी लोअर क्लास बाउंड्री किसकी निकलती है, एक्सक्लूसिव की या इंक्लूसिव की, गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, तो वापस से सबसे पहले कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव, फिर अपन इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का हाफ करते हैं कितना आता है, 0.5, इसमें से माइनस करते हैं उसमें प्लस करते हैं तो कितना आता है, ऐसा कुछ हो जाता है, यानी ये 10 था, ये कहां तक चला गया, तो ये तो है आपके एलसीएल और ये पहुंच गई कहां तक, एलसीबी, ये वाली जो वैल्यू है ये कहलाती है एलसीएल, और ये सीरीज में चेंज होते ही क्या बन जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि एलसीएल की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एलसीबी, और ये वैल्यू कितनी है 14, ये क्या कहलाती है यूसीएल, और ये कहां तक चला गया 14.5 तक, ये क्या हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि यूसीएल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एलसीएल की मिनिमम वैल्यू एलसीबी, यूसीएल की मैक्सिमम वैल्यू। अब पढ़ो क्वेश्चन और मुझे बताओ आंसर, एलसीबी इज द लोअर लिमिट ऑफ, एलसीबी की सबसे छोटी वैल्यू क्या कहलाएगी, एलसीबी, और 41 क्वेश्चन पढ़ो, यूसीबी इज अपर लिमिट ऑफ, दोनों में फर्क समझ में आ गया, एलसीएल और यूसीएल में, ध्यान रखना। 42, लेंथ ऑफ ए क्लास इज, बोलो भाई, लेंथ ऑफ द क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन द यूसीबी एंड एलसीबी, या डिफरेंस बिटवीन यूसीएल एंड एलसीएल, चाहे इधर डिफरेंस निकालो चाहे इधर डिफरेंस निकालो, आ जाएगी क्या बोथ में क्लास की लेंथ। 42 हो गया, कुछ कुछ थ्योरी तो थी ना आप लोगों के, ये सब कुछ आपने 42 का आंसर गलत बता दिया, मैं यही चेक कर रहा था पीछे। मुझे बताओ इसमें क्लास लेंथ निकलती है या कंटिन्यूस सीरीज में चेंज करके क्लास लेंथ निकलती है, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, फिर कौन सा वाला सही है, कैसे भी कर लो, आपको इसको इसमें बदलने के लिए चेंज तो करना ही पड़ेगा ना सीरीज को, भाई इसी से तो ये बनी है, इस वाली सीरीज से ही तो ये बनाई है, यहाँ तो डिफरेंस है 5 का,
यहाँ डिफरेंस है 4 का, ये तो गलत है, ये वाला सही है। मतलब कंटिन्यूस सीरीज में ही क्लास लेंथ निकलेगी, और कंटिन्यूस सीरीज की क्लास लेंथ निकलेगी तो किन दोनों का डिफरेंस होगा? वो यूसीबी और एलसीबी का डिफरेंस होगा क्लास लेंथ। For a particular class boundary, the less than cumulative frequency and more than cumulative frequency add up to, कहां तक पहुंचती है भाई? टोटल फ्रीक्वेंसी तक जाती है ना, लेस देन और मोर देन वाली। टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी है वहां तक। 43 हो गया, 44। तो भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की क्या डेफिनेशन लिखाई थी? Frequency density is corresponding to a class interval is the ratio of class frequency to the total frequency, class frequency to the class length, class length to the class frequency, class frequency to the cumulative frequency। एक बार मुझे बता दो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज कैसे निकालनी, कितनी, एक बार चेक कर लो। है आपके 5 7 8। सबसे पहले बताओ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? कितनी है फ्रीक्वेंसी? 3। लिमिट कितने की है? यहां पर, यहां पर और यहां पर भी। ये तो हो गई क्या? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब जरा मुझे बताओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 3, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? और फिर 5 अपॉन, और फिर 7 अपॉन, और फिर 8 अपॉन, ये क्या हो गई? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज निकालनी हो तो इस पूरे को, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना तीनों में। है छोटी सी बात मगर ध्यान रखना। एफडी की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ध्यान रखना। बोलो भाई 44। अब हो गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कौन सा ऑप्शन सही है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बी सही है। 45 मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मॉड कैसे निकलता है? हिस्टोग्राम से, लेस देन टाइप ओजाइव से, मोर देन टाइप ओजाइव से, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से? मॉड याद है क्या कैसे निकाला था? हिस्टोग्राम से कैसे निकाला था, ध्यान है ना? इस वाले टॉप से इसको कनेक्ट कर दो, इस वाले टॉप से इसको कनेक्ट कर दो, जहां दोनों कनेक्ट हो रहे हैं उसमें एक्स की वैल्यू देख लो, ये होगा आपका मॉड। और ये डायग्राम कहलाता है आपका क्या? और अगर इनके बीच में गैप हो तो क्या कहलाता है? इनके बीच में गैप हो तो बार ग्राफ, और इनके बीच में गैप नहीं है तो हिस्टोग्राम। नॉर्मली दोनों में फर्क ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का आ गया? मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप ओजाइव, या नन ऑफ दीज? ओजाइव से निकल जाती है ना मीडियन, ओजाइव से मीडियन, ओजाइव का लेस देन मोर देन वाले कैसे बनता है? एक लेस देन वाला, एक मोर देन वाला। ये वाला तो है लेस देन, ये वाला है मोर देन। जहां दोनों कनेक्ट हो रहे हैं वहां से एक्स की वैल्यू, ये कहलाएगी आपके मीडियन। ठीक है, आपको केवल थ्योरी याद रखनी है कि ओजाइव कर्व से मीडियन निकलती है, क्वार्टाइल भी निकलता है,
वो भी निकल सकते हैं, बट मेन क्वार्टाइल निकल जाता है। क्वार्टाइल निकल जाएगा तो क्वार्टाइल डिवीजन भी निकल जाएगा। भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। 47, a comparison among the class frequencies possible only है, कुछ दोनों में हो जाती होगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों से हो जाती है कंपैरिजन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं पता आपको कैसे होता है? बनाए, ये जो मिड पॉइंट है इनको कनेक्ट कर लो, बस ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो बाहर है उनके जो मिडल पॉइंट है उनको कनेक्ट करके लाइन बना दो, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बार ग्राफ पे नहीं बनता फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसी का बनता है हिस्टोग्राम का ही। बार ग्राफ में गैप होता है ना, उसमें नहीं बनता। 48, फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, दोनों बन गए। फ्रीक्वेंसी कर्व किससे बन रहा है? पॉलीगॉन से ही बन रहा है और हिस्टोग्राम से ही बन रहा है, दोनों सही है। ए और बी, ए एंड बी दोनों ही सही बन रहा है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व आर, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फ्रीक्वेंसी कर्व याद रखना बेल शेप ही है, सबसे ज्यादा बेल शेप ही काम में आती है। बेल शेप, एक तो ये बन गई शेप और एक ये बन गई, ये है आपकी बेल शेप। ऊपर वाली नहीं है, ऊपर वाली को मान लेते हैं व्यू, बेल का उल्टा यू अगर बन रहा है तो भी वो ऊपर से देखोगे तो बेल शेप ही है, बट बेल शेप ही सबसे ज्यादा काम में आती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉलोज, कौन सी शेप बनेगी? सबसे ज्यादा कौन सी काम में आती है? बेल, यू शेप। देखो क्या होता है कंपनी के प्रॉफिट का डायग्राम, एक कंपनी के प्रॉफिट का डायग्राम कौन सी शेप में होगा? समझ गए ना? जब कंपनी बिजनेस शुरू होता है तो स्टार्टिंग के ईयर में प्रॉफिट कम होता है, कम होता है, फिर वो कंपनी आगे बढ़ती जाती है और एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। फिर दूसरे की नजर में आता है तो फिर वापस से कंपनी में कंपटीशन होता है और फिर वापस डाउनफॉल की तरफ चलती है। ये इको में पढ़ा होगा आपने, मुझे नहीं पता। देखो कम होगा, फिर एक कांस्टेंट पर जाकर ब्रेक लग जाएगा, बस कितना कम करोगे, प्रॉफिट तो आएगा ही, फिर वो बढ़ता जाएगा, चाहे वापस आगे बन जाएगा। लेकिन एक बार तो यही शेप है, मुझे नहीं पता, इको में पढ़ा होगा आपने, बीएसटी में। इस जे शेप, जे जैसे बनता है वैसे होती है ये जे। फिर बढ़ता क्या? ये तो 5 साल में ले लिया, अगर 25 साल का लेना हो तो कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। याद रख लो भाई, इको या बीएसटी में कंसेप्ट है इसका, मुझे नहीं पता मगर है ना, इको और बीएसटी दोनों में। 51 हो गया था क्या परसों? ये 51 से लेकर 55 56 ये मैंने करा दिए थे, कहां तक हो गए थे? सेवेंटी टू, तो 73 पढ़कर देखो, होगा नहीं आप लोगों से। अरे वेरी गुड। 73 पढ़कर देखो हो रहा है क्या, लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? अरे इसकी बातों में मत आओ, आप अपने हिसाब से करो। हो जाएगा क्या 73?
एक खुद ट्राई कर लेना, कल बता देना क्यों टाइम बिगाड़े। कराऊं मैं? अच्छा पढ़ो आप। In 2000 out of total 1750 worker of a factory, 1200 were member of trade union. पहले बात कर रहे हैं ईयर 2000 की। ट्रेड यूनियन के मेंबर टोटल वर्कर कितने? 1750। जैसे ट्रेड यूनियन वाले 1200। आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड वाज 200। कितने? 200। 175 डिड नॉट बिलोंग ए ट्रेड यूनियन। 200 में 170 ऐसी तो वुमेन भी है और ट्रेड यूनियन मेंबर भी नहीं है। ठीक है क्या? अरे कुछ भी होता हो यार, क्या तुम भी। ये वैल्यू समझ में आ गई? 2000 का चार्ट बनवा रहा हूं, वैसे कि वैसे 2004 का बना लेना अब आप, और रेशो निकाल लेना। आधा करवा देता हूं, आधा अपने आप पढ़ के निकाल लेना। यहां पर ले रहा हूं दो कैटेगरी, जो वाले हैं और जो ट्रेड यूनियन वाले नहीं है। यहां पर दो कैटेगरी ले रहा हूं, वुमेन और जो वुमेन नहीं है मैन। टोटल इधर टोटल। ये है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब मुझे बताओ टोटल कितने पर सर्वे हुआ? ट्रेड यूनियन वाले टोटल कितने? यूनियन वाले टोटल कितने? और जो वुमेन भी है और ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। वुमेन भी है और ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है। अब बताओ इन दोनों का टोटल 200, ये 175 तो कितना रह गया? इन दोनों का टोटल 1200, ये 25, ये कितना रह गया? इन दोनों का टोटल 1750, ये 200 कितना रह गया? इन दोनों का टोटल 1750, ये 1200 कितना रह गया? और इन दोनों का टोटल 550, ये 175 कितना रह गया? अब देख लो इससे कौन सा डेटा चाहिए अपने को, क्वेश्चन पढ़कर देख लो किस किस का डेटा चाहिए। On the basis of this information, the ratio of female member of the trade union, फीमेल भी हो और ट्रेड यूनियन की मेंबर भी हो, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। एक आधे से ही पता लग गया, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। 25 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। क्या कह रहे हो? अरे वो 2004 के जो डेटा है उससे निकला है वो। आगे भी तो है क्वेश्चन, ये ईयर 2000 का हिसाब किताब है। एक आगे 2004 के भी तो डेटा है। क्या इसलिए सबको बता रही है ऐसे हो गया। सेवेंटी फोर। भाई मुझे बताओ क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ दे रखी है, कैसे निकालते हैं कितने क्लास इंटरवल बनेंगे? 5-5 का गैप लेकर बनाकर देखोगे क्या कोई इजी मेथड? इजी मेथड देखो, ये जो डेटा दे रखा है 74 में, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, और इंटरवल कितने का लेना है, तो सॉल्व करो कितना आ रहा है भाई। डिफरेंस डिफरेंस बस, तो पॉइंटों में मत करो, राउंड ऑफ करके कितने क्लास इंटरवल बन गए। ध्यान रखना क्लास इंटरवल निकालने का मेथड। अपर लिमिट देख लो 81, लोअर लिमिट 80, लोअर लिमिट 41, दोनों का डिफरेंस 5-5 का गैप लेना है, इसलिए अपॉन 5 ध्यान रहेगा। पॉइंटों में मत लेना, राउंड ऑफ पूरा करके देख लेना कितने बन रहे हैं। 74 के बाद द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मैंने अभी एग्जांपल दिया था,
घर के खर्चों का, घर के खर्चों को डिवाइड करने का, पर कितना हुआ, मेडिकल पर कितना हुआ, एजुकेशन पर कितना हुआ, सेविंग कितनी हुई, और कुछ भी ले लो, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आ गया एंटरटेनमेंट में। उजाइब ये कौन सा शेप है, पाई चार्ट ही होगा तो इसका आंसर, वो लेस देन मोर देन वाला बताया था ना। लेस देन मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, रेंट ले लो आप, परेशान मत हो। Which of the following is a statical data? 76. Ram is 50 years old. पहला डेटा। Height of Ram is 5 foot 6 inch and Sham is and Hen is जो भी कुछ है 53 और 54. Height of Ram is 56 and weight is 90. Sale of A was more than B and C. बोलो भाई कौन से स्टैटिकल डेटा से आप मीन मीडियन मॉड की बात कर सकते हो? क्या सिंगल डेटा से कर सकते हो? क्या मैं मेरी सारी इंफॉर्मेशन दे दूं तो मीन निकाल दोगे? मेरे को दो या दो से ज्यादा डेटा चाहिए एवरेज के लिए, मीडियन के लिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए। तो जिसमें एक से ज्यादा डेटा होंगे वही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है? कहाँ है दो बताओ, खुद ही का तो है वो, मेरी हाइट और मेरा ही वेट, कैसे निकलेगा मीन? सेवेंटी सेवन। मंथ दे रखा है जैन फेब में अप्रैल, सेल दे रखी है 10,000 15,000 18,000 9,000। बोलो बताओ कौन सी वेरिएबल है ये, कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल में ओनली एक्स होता है, शीट में एक्स और एफ होता है, कंटिन्यूअस में ग्रुप बने हुए होते हैं 0 to 10 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल, फर्क पता लग गया तीनों में? 78 बताओ मिड वैल्यू और ऑल्सो कॉल्ड एज, सबको बताना है तो। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टू डायमेंशन फिगर? लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में टू डायमेंशन होती है एल और बी, स्क्वायर में दो होती है एल हाइट जो भी है, पाई में तो होता ही है उसका एरिया। बचा क्या? वन डी लिखाया था लाइन डायग्राम में, वन डायमेंशन ही लिखाया था लाइन डायग्राम में। वन वन डायग्राम परेशान करने का सोचा है क्या आपने? ये लो ये बन गई लाइन, ये लाइन डायग्राम। इसकी विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, कहां तक जा रही है। इसकी विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए 1D है। नेक्स्ट, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप गिव्स मीट एट द पॉइंट ऑन। लेस देन और मोर देन कहां मिलेगी? मोजाइक कर्व से मीडियन। लेस देन और मोर देन कहां पर मिलेगा? मीडियन पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अरेंज द डायमेंशन ऑफ बार ग्राफ, क्यूब डायग्राम एंड पाई डायग्राम इन द सीक्वेंस। तो याद रखो बार ग्राफ होता है वन डायमेंशन, होता है थ्री डायमेंशन, और क्या है तीसरा? पाई डायग्राम होता है टू डायमेंशन। ऑप्शन मिला लो कौन सा सही है। 82 हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड, हिस्टोग्राम से क्या निकलता है? मॉड।
83 यूजिंग ओजाइव कर्व वी कैन डिटरमाइन, ओजाइव से क्या निकलता है, क्वार्टाइल नहीं निकलेगा क्या, भी निकलेगी, क्वार्टाइल भी निकलेगा। 84 मॉड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, हिस्टोग्राम से मॉड निकल जाएगा, नहीं नहीं। 85 द डेटा ऑब्टेन बाय द इंटरनेट आर, इंटरनेट से जो डेटा मिला है प्राइमरी या सेकेंडरी, इंटरनेट से कैसे निकालोगे, जब किसी ने डाला होगा, किसी ने लोड करा होगा तो वो प्राइमरी, और अब अपन उसको देख रहे तो सेकेंडरी। आप थोड़ी लेकर आए इंटरनेट पे, वो तो कोई दूसरे ने डाला है, वो तो प्राइमरी था, आपने उसमें देखा सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pie diagram used to represent the following data: source, customer, excise, income tax, wealth tax. The central angle to the corresponding to income tax and wealth tax. बताना आपको इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पर कितने का एंगल बनेगा, बताओ मुझे। इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी है, सब वैल्यूज का सम कितना है, सबका सम, और एक सेंटर पर पाई में जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है। हाँ कैलकुलेटर कितना आ रहा है देख लो। दूसरा किसका पूछा है, वेल्थ का, वेल्थ की वैल्यू अपॉन इंटू 900, 900 का एंगल बना दिया आपने। सेंटर पे सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो 360 से ज्यादा कैसे होगा, इसमें मिसप्रिंट है तो कोई बात नहीं, सही कर लो। वो डिग्री का साइन जीरो में बदल गया और डिग्री का साइन भी लग गया। कौन सा ऑप्शन सही है, सही है, उस 900 को 90 कर लेना। आगे चलें 87 पर। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ही तो होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 88 if the class interval are 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, then the first class boundary is, कितने का गैप है, एक का, एक का आधा करेंगे कितना होगा 0.5, 0.5 फर्स्ट में से माइनस करेंगे 10 में से कितना आएगा, और सेकंड में प्लस करेंगे कितना आएगा, क्लास बाउंड्री क्या बन गई, 89 the most appropriate diagram to represent 5-year plan outlay of India in different economic sector, pie diagram। 5 सालों के बीच में कंपैरिजन किससे होगा, लाइन से होगा या पाई से होगा, कंपैरिजन किससे ज्यादा इजीली होगा, पाई से होगा। ये होता है पाई डायग्राम, भूल गए आप, दो 10-15 मिनट पहले भी बताया था फिर भूल गए आप। ये बन गया आपका क्या, इसके सेंटर पॉइंट को मिलाओ, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कर सकते हैं, लेकिन विड्थ अलग अलग हो और ईयर अलग अलग हो, मंथ मंथ अलग अलग हो, तो 4 महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, तो ज्यादा टिपिकल हो गया ना वो। रूल याद रख लो, इसी से निकलता है, इसी से 5 ईयर का लिमिटेड टाइम पीरियड में कंपैरिजन पाई डायग्राम से ही बेस्ट होता है। एक और चीज समझो, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको किससे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, क्या देखने में उनको बढ़िया लगेगा, ये अच्छा लगेगा क्या हिस्टोग्राम, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट देखना है अलग अलग का तो कौन इजीली समझ सकता है, नेक्स्ट।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, द क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हिस्टोग्राम में बोलो क्लास फ्रीक्वेंसी, इक्वल नॉन इक्वल दोनों में हो जाती है ना, नॉन इक्वल भी तो बन जाता है, गलत है क्या पीछे, मैंने देखा नहीं, बनता है ना, गलत है। 91 100% are divided into number of male, female and employed, unemployed. It refers to कौन सा डेटा है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, स्पेशियल और टेम्पोरल, स्पेशियल। मैंने वो जो फर्स्ट चार्ट बनवाया था उसमें देखो किसके साथ लिखा था, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, एक क्वांटिटी दे रखी है उसमें देखो क्वांटिटेटिव डेटा किसके साथ थे, वो चार्ट बना था क्या है, क्या इसमें देखने के लिए कहा जाना पड़ेगा, तो पेन ड्राइव से लगाया था, चार्ट बनवाया था फर्स्ट डे, वो देखो उसमें मैंने उसके साथ, नहीं आप थे ना फर्स्ट डे, दे रखा होगा इन चारों को क्या क्या नाम से जानते हैं, नहीं उतारा ना किसी ने भी, बनाया नहीं ना, अब इसमें दिक्कत होगी ना, देखो देखो फटाफट, कार्डिनल किसके साथ है, ऑर्डिनल किसके साथ है, स्पेशल किसके साथ है, देखो मेरे पास भी तो है भाई, है, आपने नहीं नोट करा वो अलग बात है, नाइन्टी वन, देखो क्वांटिटेटिव को लिखा है कार्डिनल और क्वालिटेटिव को लिखा है ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव को लिखा है कार्डिनल और क्वालिटेटिव को लिखा है ऑर्डिनल। अब ये जो डेटा है ये कौन से हैं, मैन वुमेन क्या होता है, क्वालिटी या क्वांटिटी, 100% है डिवाइडेड इनटू मेल फीमेल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये क्वालिटी है क्वांटिटी है, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलना क्वालिटी है क्वांटिटी है, किसी का मैन होना वुमेन होना क्वालिटी है क्वांटिटी है, तो ये कौन से डेटा हुए, ऑर्डिनल, तो क्वालिटेटिव डेटा मतलब ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव डेटा मतलब कार्डिनल, क्या दिया हुआ है, बी तो दे रखा है 91 का, बी तो है 92 if it draw a perpendicular on x axis from the point of intersection of both less than and more than, चल जाएगा, लेस देन और मोर देन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे एक्स एक्सिस को कनेक्ट करोगे तो मीडियन ही तो आएगी। अब आप लोग इसके कर लेना, काफी सारे तो हो गए, भाई करा दिए थे आखिरी वाले भी, पहले करे थे, कितने हैं ये, 100 तक तो पहुंच गए, पीछे के भी तो कराए होंगे मैंने, ठीक है मैं कल कल और एक क्लास ले लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, आज के फिर मैं नया चैप्टर शुरू कर दूं, ट्राई करके देखो हो जाए तो, कल मैं नोट्स दे दूंगा उसके बाद पढ़ लेना।